हेलो नमस्कार सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स को। मेरा यूट्यूब चैनल ओनली यूपीएससी एग्ज़ाम बाय धंजीलाल सर, इस चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। इस चैनल पर मैंने 2011 से लेके 2024 की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के भारतीय राज्य व्यवस्था और भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल मैप से संबंधित वो क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं। अब मैं भारतीय इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन का कंप्लीट भाग 2011 से 2024 तक पी बाई क्यू करवाने जा रहा हूँ। और आने वाले टाइम में मैं 2025 की टेस्ट सीरीज के कम से कम 100 क्वेश्चन करवाऊँगा। इसलिए मेरे इस चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और सपोर्ट करें। आपका ज़्यादा समय ना खींचते हुए क्वेश्चन नंबर 2, भारत में उपनिवेशी शासन काल में होम चार्जेज भारत से संपत्ति धोने के महत्वपूर्ण अंग थे। निम्नलिखित में से कौन सी निधियां होम चार्जेज की संगठित थी? ऑप्शन 1, लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। ऑप्शन 2, भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन देने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। ऑप्शन 3, भारत के बाहर हुए युद्धों को लड़ने में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन 1 और 2 सही है, जबकि ऑप्शन 3 गलत है, क्योंकि अंग्रेज जो बाहर लड़ते थे युद्ध उन उसके लिए होम चार्जेज मतलब भारतीय धन का उपयोग नहीं करते थे। जबकि होम चार्जेज में जो इंडिया ऑफिस, जो लंदन में इंडिया ऑफिस होती थी उनके भरण पोषण के लिए और भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों को वेतन और पेंशन होम चार्ज से देते थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत संवैधानिक विकास और भारत का विभाजन। भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्य आरक्षित, रिजर्व और अंतरित ट्रांसफर्ड विषयों के अंतर्गत बांटे गए थे। निम्नलिखित में से कौन से आरक्षित विषय माने गए हैं? ऑप्शन 1, न्याय प्रशासन। ऑप्शन 2, स्थानीय स्वशासन। ऑप्शन 3, भू राजस्व। ऑप्शन 4, पुलिस। तो इसमें नीचे दिए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी। इसमें जो स्थानीय स्वशासन था वो आरक्षित विषय के अंतर्गत नहीं था। आरक्षित सूची में जिसमें कानून और व्यवस्था, वित्त, भूमि राजस्व, सिंचाई आदि जैसे विषय शामिल थे, जबकि शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय सरकार, उद्योग, कृषि, उत्पाद शुल्क आदि जैसे विषय स्थानांतरित सूची में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 2, क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं और साथ ही भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य होंगे। ऑप्शन 2, नए संविधान स्वीकार करने के लिए जो भी प्रांत तैयार नहीं होगा उसे यह अधिकार होगा कि अपने भावी स्थिति के बारे में ब्रिटेन के साथ अलग संधि पर हस्ताक्षर करे। ये कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी। जो ऑप्शन 2 है वो सही है। और ऑप्शन 1 इसलिए गलत है क्योंकि संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभा और साथ ही भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य होंगे, इसलिए गलत है। क्योंकि क्रिप्स मिशन के अनुसार देश का नया संविधान बनाने के लिए एक संविधान का गठन किया जाएगा। इस सभा में प्रांतीय विधानसभा द्वारा चुने गए सदस्य और राजाओं द्वारा मनोनीत सदस्य होंगे, इसमें नामित सदस्य नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई। ऑप्शन 2, 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया। ये उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी। जो ऑप्शन 2 वो सही है, जबकि ऑप्शन 1 सही नहीं है, क्योंकि ऑप्शन 1 में ये दे रखा कि महिलाओं के लिए मताधिकार की आयु 21 वर्ष देने के लिए निर्धारित की गई थी। ये निर्धारित नहीं की गई थी, ये एक सिफारिश की थी। क्वेश्चन नंबर 1, चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। ऑप्शन 2, इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। ऑप्शन 3, भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है, जबकि ऑप्शन 3 गलत है, क्योंकि भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में नहीं आया, अभी कंपनी के ही अंडर था। चार्टर एक्ट 1813 द्वारा कंपनी का भारतीय व्यापार पर एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। यद्यपि उसकी चीन के साथ व्यापार तथा चाय के व्यापार का कंपनी का अधिकार बना रहा। इस एक्ट में कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए राज क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज क्राउन की संप्रभुता हो गई। भारतीय शासन अधिनियम 1858 के द्वारा जो भारत का राजस्व है वो ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई? ऑप्शन ए संघीय विधानमंडल को, ऑप्शन बी गवर्नर जनरल को, ऑप्शन सी प्रांतीय विधानमंडल को, ऑप्शन डी प्रांतीय राज्यपालों को। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी गवर्नर जनरल को। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्विविध शासन डायआर्की सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है? इसमें हम एक बार देख लेते हैं। जो बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, और भारत का गवर्नर जनरल कौन था, और स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आप इन तीनों के आंसर कमेंट्स में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैध शासन डायआर्की सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है? ऑप्शन ए केंद्रीय विधानमंडल का 2 सदनों में विभाजन, ऑप्शन बी 2 सरकारों अर्थात केंद्रीय और राज्य सरकारों को शुरू किया जाना, ऑप्शन सी 2 शासक समुच्चय, एक लंदन में और दूसरा दिल्ली में होना, ऑप्शन डी प्रांतों को प्रत्यायोजित विषयों का 2 वर्गों में विभाजन। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी प्रांतों का प्रत्यायोजित विषयों का 2 वर्गों में विभाजन। द्वैध शासन का सिद्धांत प्रत्येक प्रांतीय सरकार की कार्यकारी शाखा को आधिकारिक और लोकप्रिय रूप से जिम्मेदार वर्गों में विभाजन को मान्यता देता है। ब्रिटिश भारत के प्रांतों के लिए द्वैध शासन भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 1, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित है? ऑप्शन ए सामाजिक सुधार, ऑप्शन बी शैक्षिक सुधार, ऑप्शन सी पुलिस प्रशासन में सुधार, ऑप्शन डी संवैधानिक सुधार। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी संवैधानिक सुधार, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 2, सर स्टैफर्ड क्रिप्स की योजना में यह परिकल्पना थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ऑप्शन ए भारत को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए, ऑप्शन बी स्वतंत्रता प्रदान करने से पहले भारत को 2 भागों में विभाजित कर देना चाहिए, ऑप्शन सी भारत को इस शर्त के साथ गणतंत्र बना देना चाहिए कि वह राष्ट्रमंडल में शामिल होगा, ऑप्शन डी भारत को डोमिनियन स्टेटस दे देना चाहिए।
तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी है कि भारत को अधिराज्य का दर्जा दे देना चाहिए। और इसके विरुद्ध में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। भारत सरकार अधिनियम 1919 ने निम्नलिखित में से किसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया? ऑप्शन ए न्यायपालिका एवं विधायिका के बीच शक्ति का पृथक्करण। ऑप्शन बी केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता। ऑप्शन सी भारत में सेक्रेटरी ऑफ स्टेटस एवं वायसराय की शक्तियाँ। ऑप्शन डी विपरीत में से कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता। ये 1919 का अधिनियम है, इंपॉर्टेंट है, हम एक बार देख लेते हैं इसको। 1919 के अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का स्पष्ट प्रयोग किया गया। प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन व द्वैध शासन की स्थापना की गई। इसके अनुसार सभी विषयों को केंद्र तथा प्रांतों में बांट दिया गया। केंद्रीय सूची में वर्णित विषयों पर 100% गवर्नर जनरल का अधिकार था, जैसे विदेशी मामले, रक्षा, डाकतार, सार्वजनिकरण आदि। प्रांतीय सूची के विषय थे स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, चिकित्सा, भूमिकर, जल संभरण, अकाल सहायता, कृषि व्यवस्था आदि। सभी अवशिष्ट शक्तियां केंद्रीय सरकार के पास थी। तो ये अधिनियम की शर्त थी। क्वेश्चन नंबर 2, कैबिनेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ऑप्शन 1 इसने एक संघीय सरकार के लिए सिफारिश की। ऑप्शन 2 इसने भारतीय न्यायालयों की शक्तियों का विस्तार किया। ऑप्शन 3 इसने ICS में और अधिक भारतीयों के लिए उपबंध किया। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ये, जो ऑप्शन 1 है वो सही है। इसने एक संघीय सरकार के लिए सिफारिश की। भारत में संवैधानिक सुधारों की योजना की 7 मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा। इसके सदस्य थे पैंथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर शामिल थे। और ऑप्शन 2 और 3 का कैबिनेट मिशन से कोई संबंध नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडक्लिफ समिति किस लिए नियुक्त की गई थी? ऑप्शन ए भारत में अल्पसंख्यकों की समस्या को सुलझाने के लिए। ऑप्शन बी स्वतंत्रता विधेयक को कार्य रूप में परिणत करने के लिए। ऑप्शन सी भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं की निर्धारित करने के लिए। ऑप्शन डी पूर्वी बंगाल के दंगों की जांच करने के लिए। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं को निर्धारित करने के लिए। और आज भी भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ लाइन प्रेजेंट है। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य। ऑप्शन ए उन प्रांतों के लोग दोबारा सीधे निर्वाचित हुए थे। ऑप्शन बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोबारा नामित हुए थे। ऑप्शन सी प्रांतीय विधानसभा दोबारा निर्वाचित हुए थे। ऑप्शन डी सरकार द्वारा संवैधानिक मामलों में उनकी विशेषता के लिए चुने गए थे। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी प्रांतीय विधानसभा द्वारा निर्वाचित हुए थे। यह व्यवस्था की गई कि संविधान निर्मात्री सभा का गठन अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा किया जाएगा। इसलिए प्रत्येक प्रांत के लिए जनसंख्या के अनुपात में कुछ सीटें आवंटित की गई थी। यह सामान्यतः 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट थी। क्वेश्चन नंबर 1, 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं है? ऑप्शन ए प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था। ऑप्शन 2 मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था। ऑप्शन 3 केंद्र द्वारा प्रांत की विधायी शक्ति का हस्तांतरण। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन 1 और 3 दोनों सही है, जबकि ऑप्शन 2 मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था ए भारतीय शासन अधिनियम 1909 के तहत की गई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत के संविधान में
केंद्र और राज्यों के बीच किए गए शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है? ऑप्शन ए मार्ले मिंटो सुधार 1909, ऑप्शन बी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919, ऑप्शन सी भारत शासन अधिनियम 1935, ऑप्शन डी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया था। राष्ट्रीय आंदोलन के राजनीतिक संगठन और भारतीय इतिहास के विविध पहलू। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 बारेंद्र कुमार घोष, ऑप्शन 2 जोगेंद्र चंद्र चटर्जी, ऑप्शन 3 रास बिहारी बोस। उपरोक्त में से कौन गदर पार्टी के साथ सक्रिय रूप से जुड़ा था या जुड़े थे? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी, और जो ऑप्शन 3 है वो सही है। रास बिहारी बोस ये स्वतंत्रता सेनानियों या गदर पार्टी के साथ सक्रिय रूप से जुड़े हुए थे। इसमें हम देख लेते हैं, इसमें हम एक बार पूरा देख लेते हैं इनकी व्याख्या, क्योंकि ये एग्जाम के टाइम काफ़ी इम्पोर्टेंट रहती है और पढ़ेंगे तो अच्छा ही रहेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन कहीं कहीं से बन जाते ही हैं। बारेंद्र कुमार घोष या बारेंद्र घोष बंगाली क्रांतिकारी आंदोलन जुगांतर या युगांतर के संस्थापक सदस्य थे। ऑप्शन बी जोगेश चंद्र अनुशीलन समिति के सदस्य बने। वह हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन 1924 के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। रास बिहारी बोस ब्रिटिश राज के खिलाफ भारतीय क्रांतिकारी नेता थे। वह गदर विद्रोह के प्रमुख आयोजकों में से एक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 डच लोगों ने पूर्वी क्षेत्रों में गजपति शासक को दोबारा प्रदान की गई जमीनों पर अपनी फैक्ट्रियां गोदाम स्थापित किए। ऑप्शन 2 अल्फोंसो दे अल्बुकुर्क ने बीजापुर सुल्तनत से गोवा को छीन लिया था। ऑप्शन 3 अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में विजयनगर साम्राज्य के एक प्रतिनिधि से पट्टे पर ली गई जमीन के एक प्लॉट पर फैक्ट्री स्थापित की गई। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन 2 और 3 दोनों सही है। जबकि उड़ीसा में गंग राजवंश के बाद एक और गौरवशाली राजवंश आया जिसे सूर्यवंशी गजपति कहा जाता है। इस वंश के अंतिम शासक कखरुआ देव की 1541 में गोविंद विद्यानगर में हत्या कर दी गई थी, जिन्होंने भोई वंश की स्थापना की। अतः कथन वंश सही नहीं है। जबकि ऑप्शन 2 और 3 सही है। अल्फांसो दे अल्बुकुर्क ने बीजापुर सल्तनत से गोवा को छीन लिया था। ऑप्शन 3 अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में विजयनगर साम्राज्य की एक प्रतिनिधि से पट्टे पर ली गई जमीन के एक प्लॉट पर फैक्ट्री स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपनिंग बेसिक भारत के संदर्भ में शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरबख्श सिंह ढिल्लो याद किए जाते हैं। ऑप्शन ए सवेदासी और बहिष्कार आंदोलन के नेता के रूप में। ऑप्शन बी 1946 की अंतरिम सरकार के सदस्यों के रूप में। ऑप्शन सी संविधान सभा में प्रारूप समिति के सदस्यों के रूप में। ऑप्शन डी आज़ाद हिंद फौज इंडियन नेशनल आर्मी के अधिकारियों के रूप में। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के रूप में शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरबख्श सिंह ढिल्लो को याद किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में निम्नलिखित में से कहा इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना स्थित था? मतलब 17वीं शताब्दी की पहले, मतलब जो 100 में से हम 25, मतलब ये 1625 के बीच की बात कर रहा है। ऑप्शन ए भरूच, ऑप्शन 2 चिकागोल, ऑप्शन 3 त्रिचनोपोली। नीचे दिए कोड का प्रयोग कर
सही उत्तर चुनिए। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए। जो भरूच है उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेलेज़ली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस लिए की गई थी? ऑप्शन ए, उसे लंदन में स्थित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ऐसा करने के लिए कहा था। ऑप्शन बी, वह भारत में प्राच्य ज्ञान के प्रति अभिरुचि पुनः जागृत करना चाहता था। ऑप्शन सी, वह विलियम कैरी तथा उसके सहयोगियों को रोजगार प्रदान करना चाहता था। ऑप्शन डी, वह ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना चाहता था। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी, वह ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, औरंग राजकोष का प्रभारी। ऑप्शन 2, बेनियान ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट। ऑप्शन 3, मिर्जा सिदार राज्य का नामित राजस्व दाता। युक्त में से कौन सा सही सम्मिलित है? तो इसमें ऑप्शन 2 और 3 दोनों सही है। बेनियान का मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट और मिर्जा सिदार का मतलब राज्य का नामित राजस्व दाता और औरंग का मतलब गोदाम से संबंधित है। तो ये गलत है, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। व्यक्ति और दारिद्र्य पद, सर तेज बहादुर सुप्रू अध्यक्ष अखिल भारतीय उदार संघ। ऑप्शन 2, केसी नियोगी सदस्य संविधान सभा। ऑप्शन 3, पीसी जोशी महासचिव भारतीय साम्यवादी दल। उपरोक्त में से कौन से युग्म सही सुमेलित है? तो ये तीनों ही सही है। सर तेज बहादुर सप्रू ने अध्यक्ष अखिल भारतीय उदार संघ की स्थापना की। केसी नियोगी भी सदस्य थे संविधान सभा के और पीसी जोशी ये महासचिव थे भारतीय साम्यवादी दल के। तो थैंक्स सो मच एवरीवन, और मेरे इस चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें और सपोर्ट करें। आज मैं इतना ही पढ़ाऊँगा और कल इसका शाम को नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा। थैंक यू सो मच।